देख लो, अब हम बात करने जा रहे हैं ये एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कैलकुलेशन कराएंगे, इसको बड़ी ध्यान से आपको समझने हैं। इसमें मैं 2 वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक है एल्गोरिथम और दूसरा है प्रमेयिका, क्योंकि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जिस मेथड का प्रयोग करते हैं, जिस मेथड का प्रयोग करके किसी दी हुई संख्या का एचसीएफ निकालते हैं, उस मेथड का नाम है प्रमेयिका। दोबारा से, एल्गोरिथम और एक वर्ड आया है प्रमेयिका। एल्गोरिथम में हम 2 संख्याओं को लेकर एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिस विधि का इस्तेमाल करते हैं, वह विधि होता है प्रमेयिका। तो अब ये क्वेश्चन मेरा है कि आखिर आपसे कोई प्रश्न कर दे एल्गोरिथम किसे कहते हैं या प्रमेयिका किसे कहते हैं, तो क्या डेफिनेशन देंगे। तो एल्गोरिथम का डेफिनेशन देने के लिए मैं प्रमेयिका पे थोड़ा सा विचार करूँगा। प्रमेयिका को पता लगाने के लिए जो हम क्लास 5th में पढ़े हैं, एक ये वाला भाग जो पढ़े हैं हम लोग, उस भाग में जो हमारे पास संख्याएं दी हुई होती हैं, उन संख्याओं के अलग अलग नाम हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या कोई 5 है, इस 5 में 3 से भाग देते हैं तो भागफल 1 और शेषफल कितना आता है 2। तो जो बीच में ये संख्या होता है जिसमें किसी संख्या से भाग दी जाती है उसका नाम भाजक, जिससे भाग दी जाती है जिसमें भाग दी जाती है उसका नाम भाज्य, जिससे भाग दी जाती है उसका नाम भाजक। भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो भागफल मिलता है ये 1 है और जो शेष रह जाता है ये क्या है, 2 है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि भाज्य किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं, शेषफल किसे कहते हैं, ये हमारे पास डिफाइंड है। भाज्य किसे कहते हैं तो क्या परिभाषा देंगे, वह संख्या जिसमें किसी दूसरी संख्या से भाग दी जाती है उसे भाज्य कहते हैं। भाजक किसे कहते हैं, वह संख्या जिससे किसी संख्या में भाग दी जाती है उसका नाम भाजक है। भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होता है उसका नाम क्या है, भागफल, और जो शेष रह जाता है उसका नाम क्या है, शेषफल है। इसका मतलब ये है, ये कंप्लीटली परिभाषित है, दैट मीन्स पूर्ण रूप से परिभाषित है। इसमें कहीं से कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो अनडिफाइंड हो, यानी वह परिभाषित नहीं हो। तो जो पूर्ण रूप से परिभाषित होता है उसको हम कहते हैं सुपरिभाषित। क्या बोलेंगे हम उसको, सुपरिभाषित। चूंकि ये श्रृंखलानुमा बढ़ता है इसलिए हम इसका नाम रखते हैं श्रृंखला, सुपरिभाषित श्रृंखला। अब इसके द्वारा हम क्या करते हैं, मान लो हमने क्या किया, ये चेक किया कि जो मैं भाग दिया हूँ ये सही है या गलत है। इस चीज़ का सत्यापन करना होता है तो हम एक फार्मूला ये लगा देते हैं, ये भाज्य बराबर क्लास 10th में पढ़े हैं, भाजक का गुणा भागफल में करते हैं हम यार, ऐसे भाजक का गुणे करते हैं भागफल और प्लस क्या ये कर लेते हैं शेषफल। तो हमें सिद्ध हो जाता है, यहाँ वाली राशि मिल जाती है तो सिद्ध हो जाता है ये भाग हमारा क्या है, सही है, अन्यथा क्या है, गलत है। जैसे ये 5 है, 5 क्या है भाई, भाज्य है, यानी भाज्य का मान 5 है, भाजक का मान 3 है, भागफल का मान 1 है, शेषफल का मान क्या है 2। इसमें भर के देखो क्या ये सही है या नहीं है। तो यहाँ भाज्य है तो भाज्य के जगह पे क्या रख लेंगे 5, भाजक है, भाजक के जगह पे क्या रख लेंगे 3, गुणे भागफल है, भागफल के जगह पे 1, और प्लस शेषफल है, शेषफल के जगह पे 2। तो भाई 5 बराबर 3 करने 3 2 5, सिद्ध हो गया ना, ये दोनों पक्ष बराबर आ गए तो सिद्ध हो गया कि हमारा ये भाग क्या है, सही है। तो हम इसके द्वारा क्या करते हैं, बोलो, एल्गोरिथम के द्वारा हम क्या करते हैं बताओ। मान लो ये समझ लो एक विशेष प्रकार की ये समस्या ही तो है, एक प्रॉब्लम है, हम इस विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में इसका प्रयोग करते हैं। तो वही लिख दे रहे हैं, जिसका प्रयोग हम किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में करते हैं। तो इसी का नाम क्या चीज़ है, एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम का आप छोटा सा में क्या परिभाषा देंगे, बड़ी सिस्टमेटिक है, बोलेंगे हम ऐसे,
वह सुपरिभाषित श्रृंखला जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एल्गोरिथ्म कहते हैं। निकल गया परिभाषा। क्या बोलेंगे एल्गोरिथ्म का परिभाषा? वह सुपरिभाषित श्रृंखला जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एल्गोरिथ्म कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, ये समस्या को हल करने में किया जाता है, एल्गोरिथ्म है। ये अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है, तो ये क्या चीज़ है? प्रमेयिका है। इसी में थोड़ा सा हम जोड़ देंगे कि अगर किसी कथन को सिद्ध करना हो ये बराबर है या सही है या गलत है, तो उसमें जिस मेथड का प्रयोग किया जाएगा उसका नाम क्या पड़ जाएगा? प्रमेयिका। आ रहा है मेरी बात समझ में? देख लो, एल्गोरिथ्म एक तरह से प्रमेयिका है। उसका रीजन ये है कि एल्गोरिथ्म में जिस विधि का इस्तेमाल किया जाता है उस विधि का नाम हम क्या कर देते हैं? प्रमेयिका। उसी का नाम क्या चीज़ है? प्रमेयिका। तो अगर हमें प्रमेयिका का डेफिनेशन देना होगा तो क्या परिभाषा देंगे? पहला नंबर, ये तो मैंने कथन सिद्ध नहीं किया है, ये पहले से सिद्ध किया हुआ कथन है। अब इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? अन्य कथनों को सिद्ध करने में करते हैं। तो क्या बोलेंगे हम? वह सिद्ध किया हुआ कथन, किया छूट गया है, क्या बोलेंगे? वह सिद्ध किया हुआ कथन जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रमेयिका। ये एक एक लाइन में जिस एक्सरसाइज को शुरू कर रहे हैं उसमें जो वर्ड आ जाए वो उसको नाम जब आ गया तो उसको डिफाइन करना जरूरी है। तो क्या बोलेंगे हम एल्गोरिथ्म का परिभाषा? वह सुपरिभाषित श्रृंखला जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एल्गोरिथ्म। प्रमेयिका किसे कहते हैं? तो वह सिद्ध किया हुआ कथन जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रमेयिका कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? अब देखो ये कैसे होता है। मान लो प्रमेयिका का फार्मूला कैसे निकलता है, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे। यहाँ हमारे पास ये फार्मूला में निकलता कहाँ से है? तो यही वाली पुरानी जो विधि है उसी से निकलता है। जैसे बीच में जिसमें हमको किसी दूसरे संख्या से भाग देना होता है, मान लो उसका नाम क्या है? भाज्य। जिससे भाग दी जाती है भाजक, जो राशि मिलता है भागफल, और जो शेष रह जाता है शेषफल। अब इसको सिद्ध करना होता है, हमको इसे प्रयोग करना होता है, तो कैसे करते हैं? हई बीच वाले को यहाँ रख लेते हैं और उसके बाद ढक लिए। हई सामने सामने जो बचता है गुणा करते हैं और जो नीचे बचता है उसे जोड़ देते हैं। समझ आ रहा है मेरी बातें? तो सामने क्या बच रहा है? भाजक और भागफल। तो भाजक और भागफल का गुणा कर दो और नीचे क्या बच रहा है? शेषफल। इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो शेषफल होगा वह भाजक से छोटा होगा या बड़ा होगा, ये बड़ी ज़रूरी है देखना। तो हम जानते हैं शेषफल तभी यहाँ बचता है जब यहाँ वाला अंक यहाँ वाले अंक से छोटा हो जाता है, तभी तो बचता है। जैसे यहाँ 5 है, इस 5 में 3 से भाग दिए तो 3 करने क्या हो गया? 3। अब 5 में से 3 घटा दिए 2, अब 2 शेषफल हो गया। क्यों शेषफल हो गया? क्योंकि जो ये वाला अंक है वह यहाँ वाले अंक से क्या हो गया? छोटा हो गया। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि जो शेषफल होता है, ये शेषफल ये हमेशा किससे छोटा होता है? यहाँ वाला क्या है? भाजक। भाजक से छोटा होता है ना? ये बोलो यार। यानी जो शेषफल होता है वह हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। ये चीज़ें तुम्हें ध्यान रखने हैं। अब बताओ इस फार्मूले में ये वाला मान भर के आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्या फार्मूला निकालोगे? हम फार्मूला देख लो, लिखे हैं। यदि दो धनात्मक, प्रमेयिका का फार्मूला निकालना होगा, थोड़ा सा विचार करो। ऐसे लिखना पड़ेगा, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए हो, सिर्फ क्या दिया रहता है बाबू? ए और बी, यही सिर्फ 2 दिया रहेगा। कह रहा है दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय संख्याएं क्यू और आर विद्यमान हो। यानी जब ए और बी दिया रहेगा तो हम तो निकाल ही सकते हैं कि ए में बी से भाग देंगे तो भागफल क्या मिल जाएगा? क्यू, और शेषफल क्या हो जाएगा? आर। ये बताओ, हमको 3 और 5 दिया था तो हम ये नहीं निकाल लिए,
3 का पारा एक बार पढ़े 3 हो गया, 5 में से 3 घटा लिए 2। ये तो हमको नहीं दिया था, लेकिन सिर्फ ये दोनों दिया था तो मैंने ये निकाल लिया। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो वैसे ही हमको ए और बी दिया है, तो हम ए में बी से भाग दिए हैं, तो भागफल क्या मिल गया है क्यू और शेषफल क्या मिल गया है आर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्या फार्मूला होगा? सिंपल, मैं बोला हूँ, बीच वाले को यहाँ लिख लो और ढक लो, सामने सामने यही ना बच रहे हैं, तो गुणा करो, बी का गुणा क्यू में होगा तो बी क्यू, अब प्लस में ये क्या हो जाएगा आर। ये आर का मान किससे छोटा होगा? हमेशा बी से। इस आर का मान यहाँ वाले अंक से हमेशा छोटा होगा ना, यानी आर का मान हमेशा किससे छोटा होगा? बी से। ये 0 से बड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं है, ये 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है। किससे बड़ा बाबू? ऐसे भी बहुत से बुक्स में लिख देता है कि आर 0 से बड़ा हो सकता है और बराबर हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा क्या रहेगा? छोटा रहेगा। तो हम क्वेश्चनों में जो कंडीशन लेके चलेंगे यही वाला बस लेके चलेंगे कि आर हमेशा छोटा होगा किससे? बी से। बोलो क्लियर हो गया? हालांकि इसका मान 0 से बड़ा हो सकता है। अब बताओ है 0 से बड़ा है ना, 2 आया है तो 0 से बड़ा है, लेकिन ये यहाँ वाले अंक से क्या है? छोटा। तो वही लिखिए, आर का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है, शेषफल 0 भी आ जाता है, देखिए हो। तो आर का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, लेकिन वह हमेशा बी से क्या होगा? छोटा होगा। बोलो ये चीज़ें समझ में आया? तो अगर आपसे हम पूछें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्या फार्मूला है, तो क्या बोलोगे? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर छोटा होगा किससे? बी से, ये बोलोगे, या आर 0 से बड़ा या बराबर होगा परंतु बी से क्या होगा? छोटा होगा। क्लियर हो गया? ये किसका फार्मूला है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो अब एल्गोरिथम का परिभाषा लिख लोगे, उसके बाद प्रमेयिका का परिभाषा लिख के ये फार्मूला निकालो, फिर इसके बाद से हम इस बेस पे एक्सरसाइज की प्रॉब्लम कर रहे हैं। इसमें देखो, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग द्वारा हम किसी दी हुई संख्या का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। अब पूरा पहले फुल नेम समझ लो, एचसीएफ का मतलब क्या होता है। हाँ, एचसीएफ, एस से होता है हाईएस्ट, सी से होगा कॉमन, एफ से क्या होता है? फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, और उसको शॉर्टकट में हम कहते हैं मौसर। क्या कहते हैं? मौसर। तो हम नीचे क्लास में मौसर निकाले हैं, तो उसमें ये जाने हैं कि जिस संख्या का जोड़ी लगता है मौसम में सिर्फ उसी को लिखते हैं, जिसका नहीं लगता है उसे छोड़ देते हैं। लेकिन उसी चीज़ को क्लास 10th में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा निकालना है। तो हम क्लास 10th में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा निकालने के लिए कुछ स्टेप्स बना है, उन स्टेप्स को याद रखना है, यानी उसको करने की क्या शेड्यूल है, किसके बाद कौन सी प्रोसेस करने हैं। जैसे मैं बोला हूँ, जो 2 संख्या हमारे पास दी हुई होंगी, हम सबसे पहले उसमें बड़ी व छोटी संख्या होने का पहचान करेंगे। दैट मीन्स उसमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो लिखिए, सबसे पहले संख्या के बड़ी व छोटी होने का पहचान करना। ये पहचान कर लेंगे, पता चल जाएगा कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो दूसरा प्रोसेस क्या करेंगे? अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम क्या करेंगे? भाग देंगे, लेकिन ये भाग कहीं हम साइड में देंगे, साइड में, और अंत में उसे काट के हम क्या लिख देंगे? रफ कार्य। बोलो समझ में आया? ये उसमें प्रोसेस के रूप में नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? तीसरा हमारा ये शेड्यूल है कि भाग देने के बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख देंगे, और लिखने के बाद उसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर इज लेस देन बी के रूप में क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद चौथा स्टेप क्या है? व्यवस्थित करने पे देखेंगे अगर इस आर का मान 0 हो गया है तो जिससे हम भाग दिए रहेंगे वही उसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो लिखे, शेषफल आर इक्वल टू 0 हो गया हो तो जिस संख्या से भाग दिया गया है वही उसका क्या है? एचसीएफ है। अगर मान लो शेषफल आर इज आर नॉट इक्वल टू 0, यानी आर का मान 0 के बराबर नहीं आया है, तो अभी हम विभाजन की प्रक्रिया करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता है। क्या हमारी बात समझ में आ गया? ये हमारे कैलकुलेशन के कुछ स्टेप्स हैं। अब इस बेस पे हम ये एग्जाम्पल करेंगे। जैसे क्या है, 135 व 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके क्या ज्ञात कीजिए? एचसीएफ। तो अब देखो, इसमें पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले संख्या के बड़ी और छोटी होने का पहचान करेंगे। बोलो कौन बड़ी है कौन छोटी है?
225 क्या है, बड़ी है किससे, 135 से। बोलो ये निकल गया। अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में दूसरा, अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करेंगे, भाग देंगे, कहीं साइड में रफ कार्य जैसे। तो इसमें छोटी संख्या क्या है बाबू, 135 और बड़ी संख्या 135 और इससे किस में भाग देंगे हम, 225 में। बोलो कितनी बार भाग जा पाएगा, 135 दूना 270 हो जाएगा। ये 225 से भाग कितने बार जाएगा, एक बार। तो ये 135 से करने हो गया 135। अब घटा दो, 5 में से 5 घटाएंगे 0। अब 2 में से 3 नहीं जाएगा, 12 में से 3 घटाएंगे 9। अब ये कट गया ना, यानी ये क्या, 1 में से 1 घटा देंगे, कैंसिल हो गया। क्या है, अब देखो इसके बाद क्या करना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करना है, भाग देना है। मैंने भाग दे दिया। भाग देने के बाद क्या तीसरा स्टेप है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखकर। तो हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखकर इसे किस फॉर्म में व्यवस्थित करेंगे, a = b³ + r के फॉर्म में व्यवस्थित करेंगे। कब व्यवस्थित करेंगे, जब यहाँ शेषफल यहाँ वाले अंक से छोटा हो जाए, तभी तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अप्लाई करेंगे। तो अब हम व्यवस्थित करेंगे। तो तरीका तुम्हें क्या बताया है भाई, बीच वाला लिख लेंगे 225। ये बोलो भाई, इसको ढक लो, क्या बच रहा है सामने 135 गुणे 1 का प्लस क्या बच रहा है, 90। यही ना है भाई, तो वही लिख लेंगे हम सेम 135 गुणे 1 का प्लस क्या लिख लेंगे, 90। क्या इस शेषफल 0 आया, 0 है कि 90 है, 90 है। तो लिखेंगे कि r ≠ क्या है, 0, यानी r का मान 0 के बराबर नहीं है। तो देखो चौथा स्टेप कह रहा है, अगर शेषफल r बराबर 0 हो जाए तो जिस संख्या से भाग देंगे वही उसका HCF हो जाएगा। आंसर हो गया। तो देखो मैं भाग दिया हूं, तो क्या शेषफल r का मान 0 आया है यहाँ पे, नहीं, ये तो 90 आया है ना। तो इसका मतलब कि शेषफल का मान 0 नहीं आया है। तो इसका मतलब शेषफल का मान जब 0 के बराबर नहीं होगा तो विभाजन की प्रक्रिया क्या रहेगी, जारी रहेगी, चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब क्या करेंगे, जारी रखो। अब 90 से किस में भाग देंगे, 135 में। कितने बार भाग जाएगा, एक बार। 90 करने 90, अब घटाएंगे तो 45 बचेगा ना। तो अब बोलो अभी भी 0 नहीं आया ना, तो ये प्रक्रिया जारी रहेगी। बोलो 135 बराबर हम क्या लिखेंगे, बोलो फटाफट, 90 गुणे 1 का प्लस 45। क्या ये 0 है, लिखते चलेंगे r ≠ 0। अब 45 से किस में हम भाग देंगे भाई, 90 में। 45 दूनी के 90। अब शेषफल कितना आ गया, 0। तो अब बोलो 90 बराबर क्या लिखेंगे, फटाफट बोलो, 45 गुणे 2 अब प्लस क्या होगा, 0। अब r का मान 0 आया, तो देखो क्या पढ़े हो, जैसे ही r का मान 0 होगा तो जिस संख्या से भाग देंगे वही उसका क्या होगा, HCF। तो किससे भाग दिए हो, 45 से। तो इसका मतलब ये हुआ है कि 135 और 225 इसका HCF कितना हो जाएगा भाई, 45। आंसर हो गया। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है, कंप्लीटली समझ आ गया। ओके, आप इसे अपने मन से आप लिखो। 196 और 38,220 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है एक तरह के। इससे पहले एक क्वेश्चन हो गया, ये वाला एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में। अब कह रहा है 196 और 38,220 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके क्या ज्ञात कीजिए, HCF। सबसे पहला काम बोलो क्या करेंगे, पहला काम तुम खुद बोलो। सबसे पहले संख्या के बड़ी व छोटी होने का पहचान करेंगे। बोलो कौन बड़ा कौन छोटा है, बोलो भाई। 38,220 बड़ा है किससे, 196 से। ये पहचान हो गया ना। उसके बाद छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दें, लेकिन साइड में रफ कार्य जैसा करेंगे ना। तो चलो इधर साइड में हम रफ कार्य करेंगे, भाग देंगे छोटी संख्या को बड़ी संख्या में, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दो। 38,220 और भाग देना है किससे, 196 से। इसमें 3 अंक है तो 3 अंक सेलेक्ट करो। कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार तो ज़्यादा हो जाएगा,
2 बार करके देखो। 196 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 दोनों 18 19 के 9 और 2 1 2 1 3, 392 हो जाएगा। और 382 है, कितने टाइम्स जाएगा? एक बार। तो एक बार जाएगा तो बोलो कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। अब घटा दो, 12 में से 6 घटा दो, क्या बच गया? 6। यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 9 घटेगा नहीं, यह हासिल देगा। 17 में से 9 घटा देंगे 8, आई 2 में से 1 घटा दोगे 1। अब ये अंक उतरने वाला है तो उतर जाएगा ना। तो अब देखो, क्या यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे? नहीं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम तभी लगाएंगे जब यहाँ वाला अंक यहाँ वाले अंक से छोटा हो जाएगा, और जब तक छोटा नहीं होगा हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग नहीं करेंगे। बोलो क्लियर हो गया? अब देखो फिर से, अब कितनी बार भाग जाएगा? लगभग 9 बार जाना चाहिए। ये देखो, 9 6 के 54 के 4, और 9 9 81 और 5 86 के 6, और 9 1 9 8 17 हो गया ना। अरे 196 में 9 से आप साइड में गुणा करके भी यहाँ लिख सकते हो। समझ आ रहा है मेरी बातें? अब ये 10 में से 4 घटा दोगे 6, 15 में से 8 घटा दोगे 7, 7 में से 7 घटा दो 0, ये 1 में से 1 0। अब ये उतर जाएगा यहाँ पे। अभी भी देखो, यहाँ वाला अंक यहाँ वाले अंक से ज़्यादा है ना, तो अब कितनी बार जाएगा? 5 टाइम। 5 का गुणा 6 में करो। गड़बड़ हुआ है क्या यहाँ पे? 16 में है, 15 में से 8 घटा देंगे, है गुणा करो, गुणा में गड़बड़ है। 9 6 के 54 के 4, और 9 9 81 या 5 86 के 6, और 9 1 9 8 मिल के 17। अब सही है ना? अब घटा दो, 10 में से 4 घटाओगे 6, यहाँ 15 में से 6 घटा दोगे 9, 7 में से 7 0, 1 में से 1 0, फिर ये 0 उतर जाएगा। 960 हो गया ना। अब देखो, अभी भी यहाँ वाला अंक यहाँ वाले अंक से ज़्यादा हो गया, तो हम a = BQ के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। आ रहा है मेरी बात समझ में? अब कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम। 5 6 के 30 के 0, 5 5 9 45, 3 48 के 8। यहाँ कुछ गड़बड़ी लग रहा है मुझे यार। 12 में से 4 घटा दो 8, बोलो ना। एक मिनट, हम थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही यहाँ 2 उतारने के बजाय 0 उतार दिए हैं। ओके, इसको समझ लो थोड़ा सा। यहाँ भाई 12 में से देख लो, 12 में से 6 घटाओगे क्या बचेगा? 6। यहाँ देखो, 17 में से 9 घटा दोगे 8, 2 में से 1 घटा दो 1, अब ये 2 उतर जाएगा। क्लियर हो गया? मैं गलती से 0 उतार दिया था। अब बोलो कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 6 के 54 के 4, और 9 9 81 5 86 के 6, और 9 1 9 8 क्या होगा? 17। अब 12 में से 4 घटाओ 8, यहाँ 15 में से 6 घटाओ 9, ये 0 हो जाएगा। अब ये 0 उतर जाएगा। फिर 5 बार जाएगा तो 980 आ जाएगा। करके देखो, 5 6 के 30 के 0, 5 9 45, 3 48 के 8, और 5 1 5 4 9। अब घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? अब हमने क्या किया? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे साइड में। आ रहा है समझ में? अब देखो, उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखेंगे ना, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये प्रमेयिका लिख के किसका प्रयोग करेंगे? a = BQ + R का लिख लेंगे। ये a = BQ + R, R इज लेस देन क्या होना चाहिए? B। अब लिखो, इसमें a के जगह पे आपको ये वाला दिया है ना, बीच वाला, ये बोला यार, तो हम क्या करेंगे? ये बीच वाला लिख लेंगे। क्या है बीच वाला? 38,220 बराबर। अब बीच वाला लिख लेंगे, ढक लेंगे, सामने वाला गुणा होगा, तो गुणा करो 196 गुणे 195, प्लस क्या हो जाएगा? 0। अब देखो, चौथा पॉइंट कह रहा है शेषफल 0 होगा तो जिस संख्या से भाग दिया गया है वही क्या है? एचसीएफ। तो देखो यहाँ R = यहाँ 0 मिल गया ना, तो अब बोलो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। एचसीएफ बोलो कितना हो जाएगा? किससे भाग देने पे 0 हुआ है? तो 196 इसका आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया? ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लगा लोगे इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो आप लिख लो इसे। अब इसमें देखो, इसमें एक और क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये 867 और 225 का एचसीएफ निकालिए। तो ये मैं आपको HW होमवर्क दे रहा हूँ। क्यों? किसका?
ये 867 और किसका 225 का HCF। तो आप उसको हल करके मुझे बता दोगे। क्यों ये वर्क दे रहे हैं, इसी टाइप पे है। एक और क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, तो इसका मतलब ये हम एक्सरसाइज ये 1.1 में 3 क्वेश्चंस दिया था, तीनों कंप्लीट किए। अब इसमें एक और क्वेश्चन नंबर तीसरा, दूसरा भी मैं बताऊंगा, तीसरा जो इस बेस पे है वो देखिए क्या दिया है। कह रहा किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कह रहा दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या पूछा है ना। अभी इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये HCF है तो इसके आगे LCM पढ़ लेंगे। तो जब हम कुछ और चैप्टर्स पढ़ लेते हैं तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसका HCF निकालेंगे कि LCM निकालेंगे। आ रहा है मेरी बात समझ में, इस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ ट्रिक कि कैसे पता चलेगा कि HCF निकलेगा। इसमें देखो लास्ट में लिखा है अधिकतम, तो HCF और LCM में देखो HCF और LCM, पहले वाले वर्ड का मतलब समझो। H से होता है हाईएस्ट और हाईएस्ट का मतलब होता है महत्तम, और महत्तम का मतलब अधिक से अधिक, दैट मीन्स अधिकतम। आ रहा है मेरी बात समझ में। L से होता है लोवेस्ट, लोवेस्ट का मतलब न्यूनतम और न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम। बोलो समझ में आया। तो क्वेश्चन में अधिकतम बोला है ना, तो अधिकतम किस में आ रहा है, HCF में या LCM में, HCF में। इसका मतलब कि उस क्वेश्चन में हमें क्या निकालने हैं, HCF। बोलो क्लियर हो गया। तो अब इसका HCF निकालना है, तो कैसे HCF निकालोगे, क्या दिया है बाबू, 616 है, 616 सदस्य हैं और 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, HCF निकल जाएगा। HCF कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसका मतलब तीसरा क्वेश्चन लगा लेंगे। अब मैं दूसरा बताने चल रहा हूँ। पहला तो मैंने टोटल कराया, पहले पे आधारित तीसरा प्रश्न था, मैंने आपको ये हिंट कर दिया। अब मैं इसके बाद से कौन सा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, दूसरा। ध्यान से समझिएगा इसे। कह रहा है इस क्वेश्चन में दर्शाइए कि कोई भी, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 एवं 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है, पूर्णांक है। ये दर्शाना है कि कोई भी हम धनात्मक विषम पूर्णांक लेंगे तो वह इसी के रूप का होगा, इसके अलावा वह किसी अन्य रूप का नहीं हो सकता है। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो इसको प्रूफ करने का मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उसी ट्रिक के हिसाब से आपको मान के प्रूफ करने हैं। जाहिर सी बात है, इसमें हम फार्मूला कौन सा पढ़े हैं भाई, हम फार्मूला इसमें यही ना पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, A = BQ प्लस क्या पढ़े हैं हम, R। A बराबर क्या पढ़े हैं, BQ प्लस R। R छोटा हुआ है किससे, B से। तो जाहिर सी बात है इसी फार्मूले पे इसका सेटिंग करके लगाना है। समझ आ रहा है मेरी बातें। A = क्या फार्मूला है, BQ प्लस R, वेयर R इज लेस देन R = क्या हो जाएगा, B। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिस्टमेटिक देखेंगे। मैंने आपसे बोला था कि इसमें सबसे पहले किसका मान निकालना जरूरी है, A और B का। अगर A और B का मान पता हो जाएगा तो हम सारे वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, आराम से ला लेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि A और B का मान होगा क्या। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो कह रहा है पहले क्वेश्चन के शेड्यूल के हिसाब से पढ़ें। कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, वह धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है हमें नहीं दिया है। कह रहा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, भाई कोई तो कोई होना चाहिए, तो वही हम मान लेंगे। माना, पहले पता करो वह धनात्मक विषम पूर्णांक कौन है जो इस रूप का हो रहा है, इस रूप का हो रहा है, पहले मानो वह। तो हम मान लेंगे, माना वह धनात्मक विषम पूर्णांक A है। ये तो पता चल गया कि यही A है जो इस रूप का होगा। तो चलिए भाई A का मान तो हम निकाल लिए, इसकी झंझट खत्म। अब बचा है क्या, B। क्या बचा है भाई, B। तो अब देखो Q के साथ जो होगा वही ना B का मान होगा। देखो यहाँ Q के साथ क्या है, क्या है, 6 है। क्या है भाई, 6। इसका मतलब B का मान क्या मिल गया, 6। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या,
पक्का समझ में आ गया? हमें ए और बी का मान चाहिए। ए का मान तो ए ही निकल गया भाई, और बी का मान हमारा क्या निकल गया? 6। तो अब आसानी से हम इस फार्मूले में भर लेंगे ना। तो भरने का तरीका क्या है, लिखेंगे तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है बोले तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r छोटा होना चाहिए b से। क्लियर हो गया? मान भरिए। अब यहाँ a आया है, a का मान तो हमारा ऑलरेडी a है, नो चेंजिंग। यहाँ b है, b के जगह पे क्या रख देने हैं? 6। q और r में कोई चेंजिंग नहीं, फिर यहाँ r में कोई चेंजिंग नहीं, लेस देन b है, b के जगह पे क्या रख देने हैं? 6। ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यहाँ। बोलो ये चीज़ें समझ में आया ना? अब क्वेश्चन बनेगा भी यहीं से और प्रॉब्लम भी क्रिएट होगा यहीं से। अब बनेगा कैसे, यहाँ देख लीजिए। यहाँ कह रहा है r का मान 6 से छोटा होना चाहिए। तो हमारा प्रश्न ये है कि अगर r का मान 6 से छोटा होगा तो क्या क्या हो सकता है? तो हम जानते हैं, इसलिए जब r का मान 6 से छोटा होगा तो r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। इसके अलावा अन्य कुछ नहीं हो सकता। अब कहोगे माइनस वाला भी तो हो जाएगा, तो भाई शेषफल कभी ऋणात्मक होता ही नहीं है, तो अब माइनस वैल्यू क्यों लेने जाएंगे? आ रहा है मेरी बात समझ में? नहीं तो मान लो -1, -2, -3, माइनस इन्फिनिटी तक तो 6 से छोटा होगा, लेकिन शेषफल माइनस होता ही नहीं है, तो हम माइनस नहीं लेंगे। क्लियर हो गया? शेषफल या तो 0 होगा, नहीं तो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, यानी 0 से कभी भी छोटा नहीं होगा। ये इतनी चीज़ें समझ में आया कि नहीं आया? बड़ी प्रश्न उठता है यार। देखो कैसे, यहाँ पे क्या प्रश्न हमारा उठेंगे। जैसे हमें a बराबर दे दिया है ना भाई 6q प्लस r, और अब हमारे पास r के इतने सारे वैल्यू मिल गए। क्यों भाई? हमारे एक बार यहाँ r की वैल्यू क्या मिल गया? 0 मिला, दूसरा 1 मिला, तीसरा 2, चौथा 3, ऐसे करके मिला हुआ है ना। तो अब देखो r की वैल्यू 0 रख के देखो a का मान क्या निकल रहा है। क्यों भाई? तो हम यहाँ रखेंगे, पहले r के जगह पे क्या रखेंगे? 0। तब देखो a का मान क्या निकलेगा? a बराबर होगा 6q प्लस 0, और 6q में देखो 6q में 0 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? 6q। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस फंक्शन में हम r पहली बार r के जगह पे ये 0 रखेंगे, तब पहले a का मान क्या निकलेगा? पहले नंबर a का मान क्या निकल रहा है भाई? 6q। क्यों भाई? अब हम 0 के बाद क्या आया है बाबू? 1 आया है ना। तो अब हम क्या करेंगे? r इक्वल टू इधर साइड में 1 रखो, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q प्लस इस r के जगह पे 1। तो अब ये मत कह देना 6 और 1 मिल के 7, नहीं, अगर इसके साथ q रहता तभी जोड़ता, नहीं है तो छोड़ देंगे। क्लियर हो गया ना? तो अब देखो, जब हमने r के जगह पे 1 रखा तब a का मान क्या निकल गया? 6q प्लस 1 निकल गया ना। अब आप बताओ, 2 रखेंगे तो क्या निकलेगा? 3 रखेंगे तो, 4 रखेंगे तो, एवं 5 रखेंगे तो 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है, यानी इसी रूप का होगा। कंसेप्ट इसका समझ में आया कि नहीं आया? कंफर्म आ गया ना? अब देखो, चूंकि हम क्वेश्चन में माने क्या है बाबू? माने है यहाँ कि माना वह धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? a है। यानी इसमें तो बहुत संख्याएं मिली हैं, लेकिन इसमें से वही संख्या a है जो क्या है? विषम है। क्या है भाई? विषम है। तो हमारे पास इसमें सम भी मिले हैं, विषम भी मिले हैं, तो हम सिर्फ जो विषम संख्या होगा वही ना मुझे चाहिए। तो विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7, बोलो भाई, यही ना होती है विषम संख्या। तो 1 वाला चुन लो, यहाँ 1 वाला ये पूरा है, 3 वाला ये पूरा है, 5 वाला ये पूरा है। आ रहा है समझ में? तो लिख लेंगे, यही लिखेंगे यहाँ कि चूंकि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए तो छांट के लिखेंगे a एक क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। उसके बाद इसलिए यहाँ लिख देंगे, इसलिए
कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 एवं 6q + 5 के रूप का होता है। यहाँ से यहाँ तक वही चीज़ें यहाँ लिख देंगे। क्लियर हो गया? बोलो क्या लिखेंगे? इसलिए बोलो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो प्रश्न में दिया है वही लिख रहे हैं। 6q + 1, 6q + 3 एवं 6q + 5 के रूप का होता है। बोलो ये क्लियर कंसेप्ट आपको आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन है इसमें? पक्का समझ गए? फिर लिख लो, चरण दो। क्वेश्चन लिख लें दो। अब मुझे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के यम के लिए, उसमें q देता था और इसमें अब q के जगह पे क्या दे दिया है? m। तो b के मान पहचानने में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। m के साथ जो होगा वही किसका मान होगा? b का। अब उससे पहले वाले क्वेश्चन में q के साथ था वह b का मान था और यहाँ m के साथ रहेगा वह b का क्या होगा? मान होगा। कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, यानी हमको धनात्मक पूर्णांक वह पता होना चाहिए ना जिसका हम वर्ग करें तो वह इस फॉर्म में आए। सबसे पहले मुझे क्या पता करना है? वह धनात्मक पूर्णांक पता करना है जिसका वर्ग इस फॉर्म में आएगा। समझ आ रहा है मेरी बातें? तो वह धनात्मक पूर्णांक कैसे पता करेंगे देख लो। तो सबसे पहले तो मान लेंगे, माना वह धनात्मक पूर्णांक क्या है भाई? a है। और आप बताओ, और b बराबर, आप स्वयं बोलो b बराबर कितना होगा? 3 हो जाएगा ना। उसमें q, पिछले वाले क्वेश्चन में इसके जगह पे q दिया था और इसमें क्या दे दिया है? m दिया है। तो जो इसके साथ होगा यही किसका मान होगा? b का। बोलो इतना क्लियर हो गया? अब हम क्या लिखेंगे बताओ तो? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a = bq + r और r < b। मान भरे ना? a का मान तो a ही माने हैं, कोई दिक्कत है नहीं। a = यहाँ b है, b के जगह पे क्या रख देंगे? 3q + r, ये r <, यहाँ b है। आप बोलो मुझे b के जगह पे क्या भर देने हैं? 3। अब बोलो b का अगर r का मान 3 से छोटा होगा तो क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2, यही ना हो सकता है? लिख देंगे। इसलिए r की वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0, 1 और क्या हो सकता है? 2। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? पक्का समझ में आ गया ना? अब देखो, अब हमारे कहने का मतलब ये है कि जब r का मान 0 होगा तब a का मान क्या निकलेगा? जब r का मान 1 होगा तब a का मान क्या होगा? और जब r का मान 2 होगा तब a का मान क्या होगा? क्या डायरेक्ट के मान भरे समझ जाओगे? लिख लेंगे यहाँ। तब इसके पहले वाले क्वेश्चन में समझे ही हो, तब a का मान क्या निकलेगा? r के जगह पे पहली बार क्या भरोगे? 0। तो 3q में 0 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 3q हो जाएगा भाई। अब हम r के जगह पे क्या रखेंगे? यहाँ 1, तो होगा 3q + 1 हो जाएगा भाई। एवं अब हम r के जगह पे क्या रखेंगे? 2। बोला यार, तो क्या बन जाएगा? 3q + 2। तो लिख देंगे एवं 3q + 2 के रूप का हो सकता है। ये किसका मान इस रूप का हो सकता है भाई? a का मान, यानी a के ये मान निकल गए ना भाई। तो a हमारा क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। अब कह रहा है कि a धनात्मक पूर्णांक है और इसके ये मान है। कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक, यानी a धनात्मक पूर्णांक हो गया, ये इसका मान हो गया। कह रहा है इसका वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए,
यानी जो क्यू आएगा उसको हमको क्या मान लेना है, m। कह रहा है m के लिए वह किस फॉर्म का होगा, 3m या 3m+1 के ही रूप का होगा, अन्य किसी रूप का नहीं हो सकता है। तो अब बताओ जो धनात्मक पूर्णांक मिले हैं उनका वर्ग करेंगे और वर्ग करने के बाद लाएंगे कि वह 3m या 3m+1 के ही रूप का होगा। ए के कितने मान मिले हैं, 3 मान, इन तीनों मानों का वर्ग करो और इस फॉर्म में लाओ। अब चलो ए का 3 मान मिले हैं, एक ए बराबर 3q, एक ए बराबर 3q+1, एक ए बराबर 3q+2 मिला है 3 मान। चलो वही काम करते हैं, लिखेंगे जब a इक्वल टू है 3q, पहला मान ले रहे हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसका वर्ग करने पे कह रहा है ना, ये बोलो भाई क्या करने को कह रहा है, इसका वर्ग करने पे। तो हम वर्ग करेंगे ना, तो लिखेंगे यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर भाई, वर्ग करने पर। वर्ग करो, यहाँ a है तो ये a का वर्ग हो जाएगा, ये 3q है तो हो जाएगा 3q का स्क्वायर हो जाएगा भाई। तो अब बोलो क्या मिलेगा, ये a स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा है 3q का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये a स्क्वायर इक्वल टू है 9 को 3 गुणे 3 लिख लेंगे, 3 तरीके। क्यों 3 के पदों में तोड़े हैं, क्योंकि हमारा आंसर किसके पदों में लाना है, 3 के, इसलिए 3 के पदों में तोड़े हैं। बोलो समझ में आया। इंटू क्या हो गया, क्यू स्क्वायर। अब याद रखना हमको 3 मिल गया ना बाबू, इसके बाद जो भी 3 के बाद बचेगा उसको क्या मान लेना है, m। क्या मान लेना है, तो हो जाएगा ये a स्क्वायर इक्वल टू 3, यही ना बचा है, इसको क्या मान लेंगे m, और लिखेंगे जहाँ ये 3q स्क्वायर को हमने क्या मान लिया है, m। बोलो हो गया ना। देखो a क्या है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, स्क्वायर का मतलब वर्ग, किस फॉर्म में आ गया, 3m। मिल गया ना बाबू ये वाला। अब चलो अब दूसरी वैल्यू लेंगे। अब क्या लेंगे, जब a बराबर क्या हो, 3q+1। आ रहा है मेरी बात समझ में, तो यहाँ लिखेंगे जब a इक्वल टू अब मिले 3q+1, फिर क्या करेंगे, इसका बोलो वर्ग करना है ना, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वर्ग करने पर करो, ये a का स्क्वायर और ये क्या होगा, 3q+1 का स्क्वायर हो गया ना। तो आप देखो ये a का स्क्वायर इक्वल टू ये a+b का होल स्क्वायर हो गया ना। अब बोलो a+b का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो बोलो a के जगह पे क्या है, 3q है तो होगा 3q का स्क्वायर, b के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a के जगह पे क्या है 3q, इंटू b के जगह पे क्या है 1। बोलो समझ में आ गया ना। अब देखो इनका वर्ग कर लेते हैं, ये a स्क्वायर इक्वल टू भाई हम चाहे तो है 3q का स्क्वायर है तो ऐसे लिख लेना, 3 गुणे 3, 3 2 बार है और q भी 2 बार है तो q पे 2 लिख लो। आ रहा है मेरी बात समझ में, 3 2 बार इसलिए लिखे, नहीं तो एक बार 3 3 का 9 लिख के फिर लास्टों में ये करना पड़ता, क्योंकि 3 के पदों में आंसर लाने हैं। इसलिए 3 का स्क्वायर है तो 3 2 बार लिख लो और q का स्क्वायर है तो q पे 2 लिख दो। समझ में आया। अब देखो तुम क्या करो, 3 3 को एक साथ रख लो, तो है यो 3 वाला टर्म है तो एक पास कर लो, है 2 एकन में क्या हो जाएगा 2, अगुणे ये क्या होगा 3q। देखो q वाला एक पास हो गया, है अकेले एक बचा है ना, तो एक का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग क्या होगा 1, तो इनको मैं अलग कर दे रहा हूँ। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्यों अलग किए हैं, क्योंकि इसके लास्ट में क्या लाना है +1, तो ये +1 को अलग कर दिए। अब झंझट है हमारा 3 और m का, है ना भाई, तो ये चलो ये भी ला दे रहे हैं हम। ये a स्क्वायर इक्वल टू 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, यहाँ से क्या कॉमन ले लेना 3। अब तुम कहोगे q भी तो कॉमन है, तो हम बोलेंगे q की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 की ज़रूरत है तो 3 बाहर करेंगे। तो बोलो यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा 2q बचेगा ना भाई। अब प्लस में क्या हो गया 1। अब मैंने क्या बोला, हमको 3 यहाँ मिल गया, +1 है तो +1 ये मिल गया, हमको क्या चाहिए m, तो है पूरा m का ही मान है ना, तो लिख देंगे ये a स्क्वायर इक्वल टू लिख लेंगे 3, इस पूरे को मान लेंगे m, अब प्लस क्या हो गया 1। अब क्या लिखेंगे, जहाँ मैंने m किसको माना
3cube² प्लस 2q को हमने क्या मान लिया है m। तो ये हो गया, देखो 3m + 1 के रूप का हो गया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब क्या बचा है 3q + 2 बचा है ना। तो अब चलो इसको भी यहाँ कर रहे हैं, लिख रहे हैं, जब a = क्या दे दे 3q + 2, इसका क्या करेंगे आप खुद बताओ, दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्ग। तो लिखेंगे ऐसे, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। करो दोनों पक्षों का वर्ग, ये a है तो हो जाएगा a का वर्ग, और यहाँ 3q + 2 है तो हो जाएगा 3q + 2 का वर्ग, हो जाएगा ना। अब देखो ये a² = ये a + b का होल स्क्वायर हो गया ना। फिर वही फार्मूला a² + b² + 2ab। तो a के जगह पे ये 3q, किस फार्मूला लिख दें क्या यहाँ पे कि समझ जाओगे, ये a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लिख भी दे रहे हैं, a² + b² + 2ab, हो गया ना। अच्छा, बहुत से बुक्स में लिखा रहता है a² + 2ab + b², बात यही होता है। एक बार इसी फार्मूले में भर के देख लो, कैसे भरोगे देख लो। a के जगह पे क्या दे दिया है 3q, बोलो भाई, फार्मूले में पहले a है तो इसमें a के जगह पे क्या दिया है 3q, इसके बाद यहाँ b है तो b के जगह पे क्या दे दिया है 2। तो इसमें जहाँ a है वहाँ पे 3q लिख दो, और जहाँ पे b है वहाँ पे क्या लिख दो 2, फटाफट हो जाएगा। करो, यहाँ a है, a के जगह पे क्या लिख देंगे 3q, इसका स्क्वायर कर दो, फिर प्लस फार्मूले में 2 इंटू यहाँ a है, a के जगह पे 2 इंटू b है, b के जगह पे, सॉरी यहाँ a है ना, a है, a के जगह पे क्या रख देंगे 3q, गुणे b है, b के जगह पे क्या रख देंगे 2, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ b है, b के जगह पे क्या रख देंगे 2, इसका स्क्वायर है तो कर देंगे। बोलो समझ में आ गया। अब देख लो, हमारा ये मिल गया a², हमको 3 चाहिए तो है 3 2 बार ऐसे लिख लें, ये q² है तो अलग करो, आई सेम लिखते चलो, 2 दूनी के 4 गुणे 3q को अलग रखना है, आई 2 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा 4। अरे भाई 2 का वर्ग होगा तो क्या होगा 4, तो 4 को हम 3 + 1 लिख सकते हैं, तो वही है 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, तो 4 को हम लिख लेंगे 3, अब प्लस में क्या लिख लेंगे 1। बोलो समझ में आया। तो अब देखो हमारा क्या फिनोमेना बनेगा, a² = लास्ट में हमको +1 चाहिए, +1 मिल गया है। हमारा प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट कर रहा है, क्यों भाई, यहाँ से हमको क्या निकालना है पहले 3, तो देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे 3 जैसे ही कॉमन लेंगे 3 सभी जगह से समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ से 3 खत्म तो ये वाला 3q² बच गया, यहाँ से 3 खत्म तो 4q बच गया, यहाँ से 3 खत्म तो 0 नहीं बचा, क्या बचा है 1। अब पहले से क्या मिला है +1। बोलो समझ में आया। अब देखो 3m + 1 मिल गया ना, यानी इस पूरे को क्या मान लेना जरूरी है m। तो बोलो हो गया ये a² = 3, इस पूरे को क्या मान लेंगे m, अब प्लस क्या हो गया 1। अब क्या लिखेंगे यहाँ, जहाँ हमने क्या किया 3q² + 4q + 1 को क्या मान लिया है m। बोलो कोई प्रॉब्लम है। तो अब देखो ये धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्ग किए हैं, तो एक ये किस फॉर्म में आया है 3m, दूसरा 3m + 1, तीसरा भी क्या आ गया 3m + 1, इसके अलावा किसी अन्य रूप का नहीं आ रहा है। आ रहा है समझ में। इसके बाद देखो 5वां क्वेश्चन इसका दिया है, 5वां कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब कह रहा है, क्या कह रहा है बाबू, घन। तो घन कहेगा तो इस पे कितना कितना घात लगा के चलेंगे, वर्ग कहा है तो हम वर्ग किए हैं, घन कहेगा तो इस पे 3 घात लगा लेंगे। क्या हमारी बात समझ में आया। तो ये 5वां क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, अगर लग जाएगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो फिर बताइएगा, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन वीडियो देखेंगे फिर वो हमको कमेंट में बता देंगे, तो मैं उनका सलूशन यहाँ करके डाल दूँगा। ओके, थैंक यू।